हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 6 to 8 का। जी हाँ फ्रेंड्स, एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का जो पॉलिटिकल साइंस का बुक है फ्रेंड्स, उसके सारे एमसीक्यू को आज इस सेशन में हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 6 to 8 का हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एमसीक्यू मैंने आपको कवर करा दिया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्लास 6 to क्लास 8 का जो पॉलिटिकल साइंस है फ्रेंड्स, उसके सारे हम लोग एमसीक्यू को चैप्टर वाइज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। सेशन लंबा हो सकता है बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की कक्षा 6, 7 एवं 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर वाइज एमसीक्यू नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी का यह प्रश्न है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है इसमें एनसीईआरटी का एमसीक्यू है। जैसे कि क्लास 6 का एनसीईआरटी हम लोग कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद क्लास 6 का एससीईआरटी कवर करेंगे, फिर हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी करेंगे, फिर उसका एससीईआरटी, फिर क्लास 8 का एनसीईआरटी और फिर उसका एससीईआरटी, ताकि एक साथ सब कुछ कंप्लीट होता चले। चलिएगा देखिएगा, क्लास 6 का हम लोग पहले कवर करेंगे नागरिक शास्त्र, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्लास 6 का जैसे ही एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगा एससीईआरटी करेंगे। इसी वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा 6 से 8 तक आपको। चलिए जूम करता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, अध्याय 1 है विविधता की समझ, ठीक है ना, चैप्टर का नाम है। पहला प्रश्न पढ़ेंगे और इससे पहले मैंने आपको क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी एससीईआरटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर करा दिया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, मैंने पिन कर दिया है, या फिर जहाँ पर आप लाइव चैट कर रहे हैं वहाँ पर ऊपर देखिए लिंक आपको दिया गया है। चलिए, यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है? आंसर सभी लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका राइट आंसर इब्न बतूता हो जाएगा। इब्न बतूता की पुस्तक रहला है, अरबी भाषा में लिखा गया है और इसी में जो है इब्न बतूता ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है। और यह आया था किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? तिब्बत के लोग जो हैं ये किस धर्म के अनुयायी हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इस्लाम और बौद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, केरल भारत के किस कोने में स्थित है? केरल भारत के किस कोना में स्थित है? तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिम सिरे पर स्थित एक राज्य है और यह राज्य पश्चिम अरब सागर से घिरा हुआ है और पूरब में विशाल पश्चिमी घाटों से यह घिरा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा? विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा? तो फ्रेंड्स ये गढ़ा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है? छोटा तिब्बत भी किसको कहा जाता है? तो छोटा तिब्बत लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है क्योंकि यह तिब्बती संस्कृति से बहुत प्रभावित है, ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, कौन से कारक विविधता में योगदान नहीं करते हैं? विविधता में योगदान नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा?
तो यहाँ पर देखिए धर्म, जाति व्यवस्था और भाषा ये विविधता के कारक हैं और भेदभाव जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए भारत विविधताओं का देश है और हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। ठीक है ना, और असमानता तब होती है जब किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधन और अवसर अन्य व्यक्तियों के लिए नहीं होते हैं। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका भेदभाव और जाति व्यवस्था हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 है, 2 और 4। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख के लिए सही है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग के पहाड़ों में एक रेगिस्तान है। इस क्षेत्र की भेड़ें विशिष्ट होती है क्योंकि वे पश्मीना ऊन का उत्पादन करती हैं और बौद्ध धर्म लद्दाख से होकर के तिब्बत पहुंचा था। तो यहाँ पर देखिएगा ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। और लद्दाख को अभी मैंने बताया था कि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो 1, 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ गया दूसरा चैप्टर आपका, विकलांग लोगों के लिए दिया गया नाम क्या है। तो इनको दिव्यांग दिया गया है। ठीक है ना, दिव्यांग दिया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए निम्न में से किन्हें दलितों का नेता कहा जाता है। दलितों का नेता, तो फ्रेंड्स यह कहा जाता है किसको, दलितों का नेता जो है यह कहा जाता है किसको, भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए भीमराव अंबेडकर राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक है, तो कौन सा है ये। तो फ्रेंड्स ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं। ये आधिकारिक तौर पर भारत में सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे अपराध की तरह देखा जाता है। तो ये अपराध की तरह अस्पृश्यता को देखा जाता है, छुआछूत को। ठीक है ना, देखिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध के रूप में संबोधित करता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और अस्पृश्यता का निवारण जो है यह किस अनुच्छेद में है, आगे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन सुनिश्चित करता है। तो यह आर्टिकल 17 है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कौन सा आर्टिकल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कौन सा आर्टिकल है। तो यह आर्टिकल 17 है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तीसरा अध्याय आ गया कि देखिए झगड़ों का निपटारा करने वाली सरकारी अंग कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये न्यायालय होता है ना, न्यायपालिका। चलो उसके बाद देखिएगा कि लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये करते हैं प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा करते हैं। और ऐसा चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव है जिसमें लोग सीधे उस व्यक्ति या फिर उस व्यक्ति या राजनीतिक दल को वोट देते हैं जिसे वे किसी राजनीतिक पद पर निर्वाचित होते देखना चाहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष हो जाएगा। देखिए सफरेज मूवमेंट या सफरागेट मूवमेंट ये संबंधित किससे है, ये बड़ा पूछा जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये महिलाओं के वोटिंग से संबंधित है, मताधिकार से। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए शहर गांव या मोहल्ले में सरकार के स्तर को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इनको स्थानीय सरकार कहा जाता है। ठीक है ना, स्थानीय कहा जाता है। और यह स्थानीय सरकार जो है, यह स्थानीय सरकार देखिए ये होता है आपका, ये जन प्रशासन का एक रूप होता है जो अधिकांश जगहों पर किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी की प्रशासनिक इकाई होती है। ठीक है ना, चलिए भारत में किस प्रकार की सरकार है। तो भारत में जो है आपको भी पता है किस प्रकार की सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है ना, लोकतांत्रिक सरकार है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। सभी ऑप्शन को पढ़िए, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब 2 ही ऑप्शन यहाँ पर स्टेटमेंट है, इनमें से आंसर आपको चुन करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को समान रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। और कोई सरकार तब स्वयं को लोकतांत्रिक नहीं कर सकती है जब तक कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में जाने जाने वाला अधिकार नहीं हो।
बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है, इसीलिए आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1 2 दोनों। चलिए अगला चैप्टर आ गया कि लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार से बना रहता है। तो फ्रेंड्स ये बना रहता है नियमित चुनाव से, ठीक है ना, नियमित चुनाव, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि रंगभेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाले अफ्रीकी नेता कौन थे। रंगभेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाले अफ्रीकी नेता जो थे ये कौन थे, तो ये नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला को ध्यान रखेंगे 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया है और 1993 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था। ये 27 वर्ष तक जेल रहे थे। 1964 में इन्हें कारावास की सजा सुनाई गई थी और 1990 में इनको रिहा किया गया था। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है, तो फ्रेंड्स ये न्याय तथा समानता है। चलिए कौन सी नदी 2 राज्यों में जल विवाद का कारण है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह नदी है कावेरी नदी, ठीक है ना। तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर के विवाद जारी है, ये चीज आपको भी पता है। चलिए देखिए, सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं। तो फ्रेंड्स ये अखबार, पत्र पत्रिकाएं, टेलीविजन, ये सब जो है टेलीविजन बना लीजिएगा, ये सभी निभाते हैं। और लोकतंत्र के अगर हम बात करें तो आपको ये मीडिया, प्रिंट जो है, टीवी, बढ़ते दायरे के प्रभाव, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ इनको कहा जाता है। देखिए भारतीय संविधान की भूमिका क्या है, तो देखिएगा भारतीय संविधान उन आधारभूत नियमों या कानूनों को निर्धारित करता है जिनका पालन सभी को करना होता है। बिल्कुल ये करेक्ट है। इन्हीं कानूनों के तहत संघर्ष एवं मतभेदों को हल करना होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है, पंच कहा जाता है इनको, ठीक है ना, ग्राम पंचायत के सदस्यों को, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पंचायत प्रमुख का चुनाव कौन करता है। पंचायत प्रमुख का चुनाव जो है ये कौन करता है, तो ग्राम सभा के सदस्य सरपंच का चुनाव करते हैं, जो पंचायत अध्यक्ष होता है। सरपंच ग्राम पंचायत का मुख्य होता है, ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा के सभी सदस्य। उसके बाद देखिएगा कि ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के बाद किया जाता है, बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये 5 वर्ष यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और पंचायत चुनाव हर साल 5 साल में एक बार होता है, हर 5 साल पर, ठीक है ना। लोकतांत्रिक सरकार की पहली श्रेणी कौन सी है, लोकतांत्रिक सरकार की पहली श्रेणी कौन सी है, तो पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर की निर्वाचित संस्था और लोकतंत्र की मूल इकाई ग्राम पंचायत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। चलिए उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसका जो आपका पंचायतों का चुनाव जो है ये जिम्मेवारी किसकी होती है, तो राज्य सरकार की होती है, ठीक है ना। देखिए ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठक बनाने, यहाँ बुलाने बना लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। बुलाने और जो भी खर्च एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड कौन रखता है, तो फ्रेंड्स ग्राम पंचायत की और ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी खर्च और निर्णय हुआ है उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, तो फ्रेंड्स ये ग्राम सचिव रखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये या तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ग्राम प्रधान रखेगा या फिर ग्राम सचिव रखेगा। तो मेनली ये ग्राम सचिव ही रखता है, तो इनमें से कोई नहीं लगाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्राम पंचायत के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। तो आपको 11वीं अनुसूची में याद होगा कि 29 विषय हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत के लिए 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में, ठीक है। कितने विषय, 29 विषय हैं। और पूछा गया इनमें से कार्य इनका कौन सा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये जो तीनों स्टेटमेंट दिया गया ना, इसको एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। ये तीनों इनके कार्य हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की निधि के स्रोत हैं। पंचायतों के निधि के स्रोत जो हैं ये आपके इनमें से तीनों हो जाएंगे, तीनों पढ़ लीजिए, ये तीनों यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तीनों पढ़ लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर है कि पटवारी का कार्य निम्न में से क्या होता है।
तो पटवारी का कार्य क्या होता है? पटवारी का कार्य बताइए। पटवारी का कार्य होता है भूमि को नापना और अभिलेख करना और भू राजस्व की वसूली करना। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारे, किसी जिले के उपखंडों को किन किन नामों से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इनको किन नाम से? तहसील या तालुका के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तहसील और तालिका जैसे इनको विभिन्न नाम से भी जाना जाता है। तहसील एक जिले का उपजिला है और उसी प्रकार नयाबत एक तहसील की उप तहसील होती है, नयाबत। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पटवारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो पटवारी को लेखपाल भी कहा जाता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखपाल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जिस लोहे की जंजीर से खेत मापा जाता है वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स उसको जरीब कहा जाता है। जो अमीन होते हैं ना वो जरीब से नापते हैं ज़मीन को, इस चीज़ को आप जानते भी हैं, जरीब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिले में सबसे ऊपर कौन सा अधिकारी होता है? जिला में सबसे ऊपर जो अधिकारी होता है ये आपका जिला अधिकारी होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पटवारी के कार्य हैं? पटवारी के कार्य इनमें से कौन से हैं? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें से जो पटवारी का कार्य होगा आपका वो कौन सा होगा? तो देखिए पटवारी गांव के रिकॉर्ड का रखरखाव और अद्यतन करता है, बिल्कुल सही है। और ये किसी गांव के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। क्लियर ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है प्रत्येक पटवारी गांव के एक समूह के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना, किसी भी गांव के प्रति नहीं होते हैं। और पटवारी किसानों से भूमि राजस्व का संग्रह करने तथा सरकार को जानकारी प्रदान करने के प्रति भी उत्तरदायी होता है। ये आपका सही दिया गया है। तो पहला और आपका तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि नगर पालिका के तहत एक शहर को विभाजित किया जाता है। तो देखिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम लोग वार्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको वार्ड के अनुसार किया जाता है। उसके बाद देखिए नगर निगम या नगर परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये 5 वर्ष के लिए। बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था कौन सी है? तो फ्रेंड्स बड़े बड़े शहर में नगर निगम होता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, नगर निगम होता है। तो नगर निगम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, कलकत्ता, इन सब में, ठीक है ना। तो ये नगर निगम हो जाएगा। नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहते हैं? तो इनको नगर आयुक्त कहा जाता है, ठीक है ना। और जो इसका निर्वाचित मुखिया होता है वो मेयर होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुन लीजिए, जो इसका प्रशासनिक मुखिया होता है वो नगर आयुक्त होता है और जो निर्वाचित मुखिया होता है वो मेयर होता है, ठीक है ना। चलिए महापौर परिषद सरकार महापौर परिषद सरकार एक प्रकार की होती है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह एक स्थानीय सरकार प्रणाली होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नगर निगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा कि पहला और दूसरा ये बिल्कुल सही दिया गया, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पहला और दूसरा सही दिया गया है। साथ ही साथ यह स्कूल, अस्पताल और औषधालय भी चलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा नहीं लिखा गया, इसलिए ये आपका गलत होगा, ठीक है ना। चूंकि पहला दूसरा सही दिया गया है तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए कलपट्टू गांव में कौन कौन सी चीज़ें उगाई जाती हैं? जब आप बुक पढ़ेंगे तो ये गांव का नाम आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो है सभी फसल, इसमें से जो है आम, नारियल, कॉफ़ी, ये सब उगाई जाती है। किसानों की विपदा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो है फ्रेंड्स ये कर्ज है, किसानों की विपदा का मुख्य कारण। क्योंकि छोटे किसान अक्सर साहूकार से पैसा उधार लेते हैं और वो चुका नहीं पाते हैं। तो इस तरह का कर्ज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मछुआरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास नाव को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको कैटामरन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन जायद फसल है? तो देखिए खीरा, ककड़ी, तरबूज, इसमें से भिंडी, अरबी, ये सब जो है आपके जायद फसल के उदाहरण हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। जायद फसल जो होती है फ्रेंड्स ये आपके मेनली मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें अगर बात करें तरबूज, खीरा, आपका ककड़ी, मूंग, उड़द, ये सब, भिंडी भी इसी समय बोया जाता है अक्सर।
तो ये सब आप मान सकते हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, मछली पकड़ने का व्यवसाय निम्न में से किस ऋतु में बंद रहता है? तो ये बंद किस ऋतु में रहता है? तो फ्रेंड्स ये वर्षा ऋतु में बंद रहता है, ठीक है ना, वर्षा ऋतु में यह बंद रहता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागालैंड में सीढ़ीदार खेतों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा, इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो देखिए, यह चिमाजी नामक एक गांव है जो नागालैंड में फेक जिले में स्थित है। बिल्कुल ये सही है। अब पानी को रोके रखने के लिए प्रत्येक भूखंड के किनारे को ऊपर तक उठाया जाता है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए, चिजामी के लोगों के पास अपने व्यक्तिगत खेत नहीं है, यह आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, उनके पास अपने अलग अलग खेत हैं, लेकिन वे एक दूसरे के खेतों में भी सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, तो ये आपका गलत दिया गया है। तो पहला और दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि लागत पर कौन सा, हाँ चैप्टर 9 है, लागत पर आगम की अधिकता क्या कहलाती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? 7th और 8th, ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है आपको, मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगा आपको पढ़ने में, ठीक है ना। बताइए, तो फ्रेंड्स ये आपका क्या कहलाता है? फर्म का लाभ कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, लाभ दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? तो ये नगर निगम देगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में कितने महानगर स्थित हैं? भारत में कितने महानगर स्थित हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या 46 है। क्लियर ना? चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, और 8 को इनमें से मेगा सिटीज कहा जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट, ये सब करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, ये गैर कृषि वाले हैं, बाकी यहाँ पर देखिए कृषि वाले हैं। यहाँ पर देखिए, निराई कृषि से संबंधित है, फिर निराई दिया गया है, ठीक है ना, तो इसलिए 4 होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो मुख्य व्यवसाय जो है ये कृषि है। चलिए, उसके बाद देखिए, अस्थायी श्रमिकों को मिलने वाले निम्नलिखित लाभों में से कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो इनमें से आपका चिकित्सा लाभ, वृद्धावस्था के लिए बचत और अवकाश, ये सभी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब क्लास 6 का हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं SCRT कवर करेंगे। NCERT कंप्लीट हो गया, अब क्लास 6 का हम लोग NCERT कवर करेंगे, SCRT करेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से फिर इसके बाद हम लोग NCERT 7 करेंगे, फिर SCRT 7 करेंगे। चलिए, पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार कौन सा है? तो ये दुर्गा पूजा है, ठीक है ना। बिहार का एक अद्वितीय पर्व जो है ये छठ पर्व है। चलिए, बिहार के लोगों का पसंदीदा भोजन क्या है? तो इनका पसंदीदा भोजन जो होता है ये आपका दही चूड़ा आपका होता है। लिट्टी चोखा यहाँ पर बहुत फेमस होता है, ठीक है ना। केरल में ओणम के अवसर पर किसका आयोजन किया जाता है? तो ओणम जो है ये केरल में मनाया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओणम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है, ठीक है। और इस अवसर पर जो होता है वहाँ पर नौका दौड़ होता है, नौका दौड़। चलिए, भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे? भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे? बताइए राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइए। तो भीमराव अंबेडकर जी जो हैं ये आपके हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, ठीक है ना, जो कि एक अछूत कही जाने वाली जाति थी, और इसी कारण से उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन भी करना पड़ा था। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन 3। लोहार अपनी जीविका के लिए किसके बर्तन और औजार बनाता है? तो लोहार बनाता है आपका लोहे का, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि एक सीमांत किसान के पास कितनी ज़मीन होती है? तो 1 हेक्टेयर से कम होती है, 1 हेक्टेयर से कम होती है, 2.5 एकड़ से कम होती है, ठीक है ना। चलिए, एक यहाँ पर देखिए, वृहद किसान के पास कितनी ज़मीन होती है? वृहद किसान के पास जो है यह 2 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रविवार छुट्टी कब से शुरू हुआ था? तो रविवार छुट्टी शुरू हुआ था आपका 1890 से, ठीक है ना। नारायण मेधाजी लोखंडे ने एक आंदोलन चलाया और 7 वर्ष के संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार ने रविवार को अवकाश घोषित किया, ठीक है ना, 1890 में। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
पटना किसकी राजधानी है? तो पटना बिहार की राजधानी है। चलिए उसके बाद देखिए, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? ये मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि लेन देन का बदलता स्वरूप निम्नलिखित में से किस प्रकार की पूंजी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा संचालन लाए जाने वाले कौशल और क्षमताओं को संदर्भित करती है? बताइए राइट आंसर इसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे, ये आपकी मानव पूंजी है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से क्या मध्यवर्ती वस्तुओं का एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, औषधि जो है यह एक मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। मध्यवर्ती वस्तुएं वे उत्पादित वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग उत्पादक कच्चे माल के रूप में उत्पादन की प्रक्रिया में करता है अथवा उन्हें फिर से बेचने के लिए खरीदा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे पहले सिक्के बने थे। तो सबसे पहले सिक्के बने थे ये चांदी के, ठीक है ना, फिर कुषाणों ने आपके सोने के सिक्के चलाए थे। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोगों को मतभेद होगा मुझे पता है। चलिए भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति कौन है? आप कमेंट करके ज़रा मुझे बताइए, ठीक है। मतदान करने की न्यूनतम आयु कितना है? तो फ्रेंड्स यह 18 वर्ष है मतदान करने की न्यूनतम आयु, ठीक है। चलिए और यह अधिकार वयस्क मताधिकार 326 में प्रदान किया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कानून बनाने का कार्य किसका होता है? तो कानून संसद बनाती है। इस चीज़ को देखिए, बड़ा प्रश्न ये पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के प्रमुख जो होते हैं ये कौन होते हैं? चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं? करेक्ट आंसर बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। ग्राम पंचायत के प्रमुख जो होते हैं ये मुखिया होता है, ठीक है ना, मुखिया राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जिन चीज़ों का उपयोग सभी व्यक्ति करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जिन चीज़ों का उपयोग सभी व्यक्ति करते हैं उनको सार्वजनिक कहा जाता है। पटना नगर में कितने वार्डों पटना नगर के कितने वार्डों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स इसको बांटा गया है कितने वार्ड में? तो इसको बांटा गया है आपके 72 में, लेकिन 75 वार्ड आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इनको 75 वार्ड में बांटा गया है, 75 वार्ड में बांटा गया है। और उसके बाद देख लीजिएगा कि पटना नगर निगम की स्थापना जो हुई थी ये 1952 में हुई थी, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आ गया, अब 7 नंबर चैप्टर है ये कि किस बत्ती के आशय वाहनों के ठहराव से है, किस बत्ती का? तो ये लाल रंग का बत्ती जब जलेगा तो वाहन रुक जाएंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे क्रॉसिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। ये एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग होता है और एक रक्षित रेलवे क्रॉसिंग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने के लिए जिस संकेत का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो वो क्रॉसिंग है, ठीक है ना, तो ये उसे क्रॉसिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपका आ गया क्लास 7th का, ठीक है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्लास 7th का। फिर उसके बाद हम क्लास 7th का एससीईआरटी करेंगे। देखिए क्लास 7th नागरिक शास्त्र, ठीक है ना, पहला चैप्टर है जूठन किसकी आत्मकथा है? जूठन किसकी आत्मकथा है? तो यह फ्रेंड्स ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा गया है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, और इसको संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। रूस के संविधान से इनको लिया गया है। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील जो स्कीम है कब शुरू किया गया था? और सबसे पहले ये तमिलनाडु की स्कूलों में चालू किया गया था मिड डे मील स्कीम योजना, ये जो मध्याह्न भोजन योजना है। बताइए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो ये 1995 में, ठीक है ना, 1995 में। देखिए नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? नागरिक अधिकार अधिनियम जो है यह पारित कब किया गया? देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के माध्यम से किसी भी रूप में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का आचरण करने वाले को दंड देने का प्रावधान करता है, ठीक है ना। और यह 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ था
और 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किया गया और इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। ठीक है ना। और इस अधिनियम के द्वारा जो है जो अनुच्छेद 17 है जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ये संबंधी प्रावधान के अनुरूप है यह। ठीक है ना। तो यहाँ पर 1955 राइट आंसर होगा। नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था? तो यह फ्रेंड्स आरंभ हुआ था 1955 में अमेरिका में। ठीक है ना। तो यहाँ पर अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व क्या हैं? लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व जो हैं ये क्या हैं? तो फ्रेंड्स जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता। तो यहाँ पर तीनों इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखते हैं कहाँ पर दिया गया है, 1, 2, 3 ऑप्शन 4 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उचित रूप से युग्मित है? उचित रूप से युग्मित पूछा गया है। गरिमा, स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों को सम्मान के योग्य समझना। ठीक है ना। ये बिल्कुल आपका सही दिया गया है। ठीक है ना। संविधान यह एक ऐसा दस्तावेज होता है, संविधान, जिसका पालन करने के लिए देश के लोगों एवं सरकार के लिए आधारभूत नियम एवं कानून होता है। ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर दिया गया है कि नागरिक अधिकार आंदोलन। तो नागरिक अधिकार आंदोलन जो है यहाँ पर आप देख लीजिए कि 1950 के दशक में यूएसए में शुरू हुआ था और वह आंदोलन जिसमें अमेरिकी लोगों को समान अधिकारों एवं नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने की मांग किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 और यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अफ्रीका में ये शुरू हुआ था, यहाँ पर ये गलत है, अमेरिका में ये शुरू हुआ था। ठीक है। यूएसए में हुआ था। बाकी ये दोनों यहाँ पर सही थे, मैंने आपको बता भी दिया है। चलिए उसके बाद अब दूसरा चैप्टर आ गया हमारा कि स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में बांटा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स इनको 2 भागों में बांटा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। एक सार्वजनिक और एक निजी। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? तो बीमारी और चोटों से मुक्त रहने की हमारी क्षमता, ये स्वास्थ्य का अर्थ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को क्या कहते हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स इनको हम लोग सार्वजनिक कहते हैं। ठीक है ना। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा बोलते हैं ना हम लोग। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोस्टा रिका कहाँ का एक स्वस्थ देश है? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। ठीक है ना। और फ्रेंड्स इसकी राजधानी याद रखिएगा, सैन जोस इसकी राजधानी है। राजधानी पूछ लिया जाए हो सकता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से उचित रूप से कौन सा युग्मित है इसमें से? तो देखिए इसमें से उचित रूप से जो युग्मित है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे इसमें से उचित रूप से जो युग्मित है ये आपके दूसरा और तीसरा है। ठीक है ना। ओपीडी बाहरी रोगी विभाग और जेनेरिक नाम दवाओं का रासायनिक नाम। ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चिकित्सा पर्यटक, तो देखिए चिकित्सा पर्यटक यह उन विदेशियों को इंगित करता है जो इस देश में विशेष रूप से उन अस्पतालों में चिकित्सा उपचार करवाने आते हैं जो विश्व स्तर की सुविधाएं बहुत ही कम लागत पर प्रदान करते हैं, जिनके लिए उन्हें अपने देशों से अधिक भुगतान करना होता है। ठीक है ना। तो ये वाला यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही है? तो दूसरा और तीसरा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? विधानसभा के सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इनको हम लोग बोलते हैं विधायक। ठीक है ना। चलिए विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो हिमाचल प्रदेश में अगर बात करते हैं विधानसभा की सीट कितनी है, तो 68 है यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? पंचायती राज संस्थानों के लिए तो यह अनुदान प्राप्त की जाती है ग्राम पंचायत के द्वारा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा फिर से पूछा गया है कि कौन सा युग्मित है, यहाँ से सही है कथन उचित रूप से युग्मित है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा युग्मित है? तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि निर्वाचन क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र जहाँ के वहाँ के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ये बिल्कुल सही दिया गया है। बहुमत निर्वाचित प्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं होते हैं, ये गलत दिया गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से पत्रकारों का जमावड़ा, तो आपका पहला और तीसरा इसमें मेरे ख्याल से सही दिया गया है। ठीक है ना। चलिए समाज के लोगों में प्राकृतिक अंतर का सबसे पहला आधार क्या होता है? तो ये आपका लिंग होता है। ठीक है। चलिए जेंडर के आधार पर करते हैं। किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया?
तो फ्रेंड्स ये किया था संविधान ने किया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा संविधान ने किया है, संविधान का अनुच्छेद 15 भी कहता है कि लिंग, जाति, ठीक है, धर्म, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सामोआ द्वीप किस महासागर के दक्षिण में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रशांत महासागर का, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित रूप से युग्मित है। इसमें से फिर से पूछा गया कि कौन सा उचित रूप से युग्मित है। तो देखिए पहला और दूसरा दूसरा जो है ना ये युग्मित है, ठीक है। तीसरा देखिएगा कि अवमूलित, ये युग्मित नहीं है, ये युग्मित नहीं है। अवमूलित जब किसी को किसी कार्य या नौकरी के लिए उचित मान्यता नहीं दी जाती है तब वह अवमूलित महसूस कर सकता है, ठीक है। किसी कार्य के लिए दी गई मान्यता नहीं, उचित मान्यता जब नहीं दी जाएगी तब। चलिए तो ये पहला और इसमें से दूसरा सही है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रामाबाई ने मुक्ति मिशन किस वर्ष स्थापित किया था। तो रामाबाई ने मुक्ति मिशन को स्थापित किया था कब, बताएंगे इसका राइट आंसर। रामाबाई ने मुक्ति मिशन को स्थापित किया था 1889 में, शायद 1889 में किया था, ठीक है ना। एक बार आप लोग भी चेक करिएगा और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 1889 में इन्होंने किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राम सुंदरी देवी ने असमानता के अपने अनुभव पर क्या लिखा है। तो इन्होंने जो है आत्मकथा लिखा है और आत्मकथा का नाम है अमर जीवन, यानी कि माई लाइफ, बांग्ला में लिखा गया है अमर जीवन माई लाइफ, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने वर्ष पर जनगणना होती है। तो प्रत्येक 10 वर्ष पर, ठीक है। चलिए और 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली बार जनगणना हुई थी और फिर 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना कराई जा रही है। भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्य करती हैं। भारत में 80%, आर्थिक रूप से सक्रिय 80% महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। यौन प्रताड़ना सुरक्षा कानून कब चलाया गया था। तो फ्रेंड्स यह चलाया गया था कब, बताइए। 2013 में भारत ने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में कामगारों की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम लागू किया था। चलिए घरेलू हिंसा विरोधी कानून कब लागू हुआ था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये 2005 में 2006 में लागू हुआ था। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 जो है यह लागू 2006 में हुआ था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन उचित रूप से युग्मित है। तो यहाँ पर देखिएगा उचित रूप से युग्मित पूछा गया है, तो इसमें से आपका पहला और दूसरा युग्मित है, ठीक है ना। अतिक्रमण, अतिक्रमण बिल्कुल युग्मित है और यौन उत्पीड़न भी युग्मित है। भेदभाव देखिए, भेदभाव जो है सभी लोगों के साथ समान रूप से या समान के साथ व्यवहार करना, तो ये भेदभाव तो हुआ ही नहीं, तो इसीलिए ये गलत दिया गया। पहला और दूसरा सही दिया गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लहरिया नामक समाचार पत्र किस राज्य से संबंधित है। लहरिया तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत ने अपना पहला संचार उपग्रह अंतरिक्ष में कब भेजा था। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम एप्पल था, ठीक है ना, और इसको 1981 में भेजा था। चलिए ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1959 में भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये आपका कहाँ पर स्थापित किया गया था, दिल्ली में किया गया था, ठीक है ना, दिल्ली में किया गया था। चलिए और 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया और उस समय उसका नाम टेलीविज़न इंडिया के नाम से स्थापना हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया है। तो ये गुटेनबर्ग है, गुटेनबर्ग राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो पहली पुस्तक छापी थी उसका नाम बाइबल है, ठीक है ना, बाइबल को छापा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कौन सा इसमें से युग्मित है, यानी कि सही युग्मित है। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर देखिएगा युग्मित जो है इसमें से सेंसरशिप बिल्कुल युग्मित है। दूसरा जन विरोध, जन विरोध जो है बहुत संख्या में, बहुत कम संख्या में एक साथ जुटते हैं और किसी न किसी मुद्दे पर अपना विरोध आते हैं। जन विरोध तो बहुत ज़्यादा लोग जब जुटेंगे तब होगा ना जन विरोध, तो बड़ी संख्या में होना चाहिए, तो छोटी संख्या गलत दिया गया है। तो पहला सही है, ध्यान रखिएगा, और तीसरा सही है, ठीक है ना, पहला और तीसरा सही है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सप्ताह में लगने वाले बाजार को क्या कहते हैं।
तो सप्ताह में जो बाजार लगता है उसको हम लोग साप्ताहिक बाजार कहते हैं। हमारे गांव में लगता है हर बुधवार और शनिवार के दिन लगता है। उत्पादन और उपभोक्ताओं के बीच के लोगों को क्या कहते हैं? उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच के लोग को व्यापारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश को क्या कहते हैं? डिजिटल शॉपिंग इसको हम लोग कह सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि साप्ताहिक बाजारों में चीज़ें किन दामों पर मिलती हैं? तो बहुत ही सस्ता मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही ढंग से युग्मित है? तो फ्रेंड्स इसमें से पहला और तीसरा युग्मित है। ठीक है ना, पहला और तीसरा। कम मात्रा में क्रय विक्रय को थोक थोड़ी कहते हैं, बहुत ज़्यादा खरीदेगा तो थोक में खरीदना, हम लोग बोलते हैं ना थोक में खरीदोगे तो सस्ता मिलेगा। तो ये वाला गलत है, पहला और तीसरा सही है। चलिए तो पहला और तीसरा इसमें से सही है। बाजार में कमीज चैप्टर का नाम है। रुई किन पौधे से प्राप्त होती है? तो रुई जो होती है ये कपास से होती है, ये आपको भी भली भांति पता है। पावरलूम क्या है? पावरलूम क्या है? तो पावरलूम विद्युत चालित करदा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कुरनूल कहाँ पर अवस्थित है? कुरनूल जो है ये आंध्र प्रदेश में है, कुरनूल। उसके बाद इरोड कपड़ा कहाँ पर मिलता है? इरोड कपड़ा जो है ये कहाँ पर मिलता है? तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में मिलता है। इरोड जो है ये तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है ना, चलिए तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रुई के गोलों से बीज अलग करने की विधि को ओटाई कहा जाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से युग्मित है? इसमें से सही ढंग से युग्मित पूछ लिया गया है फिर कि कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तीनों जो है ना ये तीनों सही ढंग से युग्मित हैं। एक बार तीनों को आप पढ़ लीजिए, छोटा कर देता हूँ, तीनों को पढ़िए। तीनों ये बिल्कुल सही ढंग से युग्मित हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर तीनों राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को किस दृष्टि से दिखता है? किस दृष्टि से दिखता है? तो ये समान दृष्टि से दिखता है। ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाएं थी? तो महिलाएं जो थी फ्रेंड्स ये आपका 48% और पुरुष 52%। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, महिलाएं 48% और पुरुष 52%। ठीक है, चलिए और 1.21 बिलियन जो है यह हमारी पॉपुलेशन थी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये अभी मैंने आपको बताया था। तवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती हैं? तवा नदी जो है ये महादेव पर्वत से निकलती है। ठीक है ना, ये महादेव पर्वत से निकलती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, महादेव पर्वत से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ अब हमारा एनसीईआरटी खत्म हो गया, अब 7th का एससीईआरटी आ गया। ठीक है ना, क्लास 7th का अब यहाँ पर देख सकते हैं आप एससीईआरटी आ गया। चलिए प्रश्न पढ़िएगा कि सत्ताधारी दल के विधायक अपना चुनेंगे जो बनेगा, तो अपना नेता चुनते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह स्थान जहाँ सभी विधायक चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों विभिन्न चीज़ों पर चर्चा करते हैं, विधायक करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम लोग विधानसभा बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए भारत में शासन के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ये केंद्रीय, राज्य और स्थानीय, ये 3 स्तर है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अगला चैप्टर आ गया कि मीडिया अंग्रेजी शब्द किससे लिया गया है? तो मीडियम से लिया गया है। ठीक है ना, मीडियम से ध्यान रखिएगा, मीडियम का प्लुरल मीडिया होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समाज में विचारों के एवं खबरों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? बताइए, समाज में। तो फ्रेंड्स ये मीडिया है। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए मनरेगा की शुरुआत जो है ना, पहले नरेगा इसका नाम था। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा, इसकी शुरुआत मनमोहन सिंह के समय में हुई थी 2006 में। ठीक है, और ये एक्ट जो था नरेगा एक्ट ये 2005 में पारित हुआ था और 6 में शुरुआत हुई थी। फिर इसका नाम बदला गया मनरेगा, महात्मा गांधी, इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसका नाम किया गया। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2006 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले संदेश पहुँचाने की प्रथा थी, तो ये कबूतर संदेश पहुँचाते थे। चलिए कबूतर को शांति का प्रतीक भी माना जाता है। देखिए विज्ञापन देने वाले मुख्यतः होते हैं, तो विज्ञापन देने वाले मुख्यतः व्यापारिक संस्थान ही होते हैं। ठीक है ना, ये लोग ही देते हैं, किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करवाते हैं ये लोग। विशिष्ट पहचान स्थापित करने के लिए उत्पाद को दिया जाता है,
तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है, ब्रांड नाम दिया जाता है, ठीक है ना, इस ब्रांड का ये है, इस ब्रांड का वो है। देखिए किसने महिला शिक्षा और समानता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया था। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपकी सावित्रीबाई फुले हैं, ये ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी हैं, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने 1873 में। और देखिए सावित्रीबाई फुले ने 1852 में दलित बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी किया था। चलिए लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं। देखिए गंगा नदी पर फरक्का बांध का निर्माण कब हुआ था, तो फ्रेंड्स गंगा नदी पर फरक्का बांध का निर्माण जो हुआ था ये मेरे ख्याल से आपका हुआ था कब, 1975 में हुआ था, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में। चलिए फ्रेंड्स अब आ गया कक्षा 8 का एनसीईआरटी, फिर हम लोग उसके बाद एससीईआरटी करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पूरा बुक कवर करवा दे रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चल रहा है। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का है यह। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर को, ठीक है ना, ये संविधान के निर्माता हैं। चलिए भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार भी इनको कहा जाता है, और ये स्वतंत्र भारत का जो पहला कैबिनेट था उसमें कानून और न्याय मंत्री भी थे। चलिए ये ड्राफ्टिंग कमेटी के यानी कि मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ था, तो फ्रेंड्स यह 19वीं सदी में हुआ था, ठीक है ना। देखिए किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना क्या कहलाता है, तो इसको कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। चलिए संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर 1946 में, 1946 में किया गया था, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये सब ध्यान रखेंगे। देखिए लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी भारत में, तो भारत में लोकतंत्र की स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है ना, तो 1950 आप याद रखिएगा। चलिए देखिए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, और प्रारूप समिति में आपके अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। चलिए संविधान के सभी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो उसको संविधान कहा जाता है, ठीक है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है, सही ढंग से इसमें से मेल कौन सा खाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए अंतर सामुदायिक आधिपत्य, एक ही समुदाय के भीतर की किसी समुदाय के सदस्यों का दूसरे पर हावी होना, तो यहाँ पर देखिएगा एक समुदाय का दूसरे पर आधिपत्य होना अर्थात अंतर समुदाय वर्चस्व, या एक ही समुदाय के भीतर किसी समुदाय पर दूसरे समुदाय सदस्य का आधिपत्य होना अर्थात अंतः सामुदायिक आधिपत्य, ठीक है ना, तो ये अंतः होना चाहिए, तो यहाँ पर ये आपका गलत दे दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि संप्रभु स्वतंत्र लोग, बिल्कुल सही, और अत्याचार शक्ति का अनुचित उपयोग, तो यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा कि धर्म को राज्य से अलग करना क्या कहलाता है, धर्म को राज्य से अलग करना जो है ये आपका कहलाता है क्या, तो धर्मनिरपेक्षता। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 में संविधान का मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में, ठीक है ना। तो इसमें से देखिएगा आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था, इसको हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, और इसको कानूनी अधिकार विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। स्वतंत्र धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यहाँ पर आपका ये मौलिक अधिकार है, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, और यह अनुच्छेद 25 से 28 तक में है धर्म की स्वतंत्रता। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है, तो ये एक धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, आपको भी पता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारत में कौन सा धर्म बहुसंख्यक की पंक्ति में आता है, तो बहुसंख्यक में हिंदू आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न कि संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों को क्या कहा जाता है, तो उसको मौलिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 17 में है, इसको आप जरूर ही ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे
कि वफादारी की शपथ किस देश में दिलाई जाती है? वफादारी की शपथ दिलाई जाती है ये कहाँ पर? अमेरिका में, ठीक है ना। अमेरिका में वफादारी की शपथ दिलाई जाती है। वफादारी की शपथ किसी संगठन, संस्था या राज्य के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है? तो ये राज्य कर सकता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से युग्मित है? जबरदस्ती किसी को बाध्य करना। जबरदस्ती मतलब किसी को जबरदस्ती बाध्य करना। तो यहाँ पर यह आपका सही दिया गया। हस्तक्षेप किसी विशेष मामले को प्रभावित करना, बीच में टांग अड़ा देना। विवेचना की स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपका तीनों सही है। तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा 1, 2, 3। चलिए संसद का कार्य निम्न में से है। संसद का कार्य क्या है? तो देखिए संसद का कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक है ना। कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, और कार्यपालिका पर संसद द्वारा नियंत्रणों में सबसे महत्वपूर्ण उसके व्यय पर नियंत्रण रखना है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संसद का अंग है तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के उपरोक्त सभी। राज्य विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? राज्य विधानसभा के सदस्य को हम लोग कहते हैं एमएलए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्य में कुल कितने राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो अधिकतम तो 250 आपको पता है, लेकिन अभी देखेंगे तो 245 होगा, 245, ठीक है ना। 233 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी से चुने जाते हैं, और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी दल कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो लोकसभा में कम से कम जो है कितना सदस्य होना चाहिए? तो फ्रेंड्स ये आपका कितना होना चाहिए बताइए राइट आंसर। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो ये आपका 273 होना चाहिए, ठीक है ना। 273 होना चाहिए, 273, ठीक है ना। चलिए 545 सीट है तो 273 उसका आधा मतलब से अधिक होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। भारतीय संसद कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। चलिए वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं वर्तमान में, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में 500 रुपये का नोट किस स्तर की सरकार जारी करती है? तो भारत सरकार केवल 1 रुपया का नोट जारी करता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, और बाकी जो है रिजर्व बैंक के द्वारा जो है जितने भी नोट होते हैं ये आपके जारी किए जाते हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये 12 होता है, ठीक है ना। चलिए संसदीय कार्यकारिणी में यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन किस में होना चाहिए, मतलब किस सदन में? तो फ्रेंड्स ये आपका बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? लोकसभा में, ठीक है ना। चलिए भारत में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट है, 80 सीट है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। उसी प्रकार से राज्य विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो ये जीवी मावलंकर हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार हैं। चलिए लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो फ्रेंड्स ये प्रधानमंत्री होते हैं। संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, और यहाँ से आपको राइट आंसर नहीं, ये आपको हाँ यहाँ से राइट आंसर चुन करके बताना। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए बताइएगा इसमें से सही आपका कौन सा है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, बताइए। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देखेंगे तो पहला और दूसरा सही दिया गया है। संसद जो है कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, और राज्यसभा राज्यों की परिषद, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 245 होते हैं, और राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति सॉरी, ये पदेन सभापति होता है राज्यपाल राज्यसभा का। तो ये दोनों सही दिया गया है, ठीक है ना। तीसरा देखिएगा कि 545 है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा, नहीं, लोकसभा के स्पीकर होता है, ओम बिरला जी हैं अभी, तो ये गलत है, पहला दूसरा सही था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून अंग्रेजों के मनमानेपन का उदाहरण है? तो ये आपका रॉलेट एक्ट और राजद्रोह एक्ट, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट और राजद्रोह एक्ट, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें से आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था,
घरेलू हिंसा में सबसे अधिक प्रताड़ित कौन होता है? तो घरेलू हिंसा में सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रताड़ित होती हैं। अमेरिका द्वारा नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा जो है 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, 1964 में। अंग्रेजों ने राजद्रोह एक्ट कब पारित किया था? अंग्रेजों ने राजद्रोह एक्ट को पारित किया था 1837 में, ठीक है ना, 1837 में पारित किया था। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? पारित कब किया गया? देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम जो है ना, यह 26 अक्टूबर 2006 से जो है भारत सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है ना, 2006 से। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है थोड़ा सा यहाँ पर ठीक ठाक मुझे नहीं लग रहा है। आप याद रखिएगा 26 अक्टूबर 2006 से जो है यह लागू किया गया था, ठीक है ना। चलिए, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून कब पास किया गया था? तो फ्रेंड्स, यह पास किया गया था 2005 में, ठीक है ना, 2005 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो ये महत्वपूर्ण भूमिका संसद की होती है। उसके बाद देखिएगा कि रॉलेक्ट अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपको भारतीय जो नागरिक थे उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सामाजिक समानता किस अनुच्छेद में है? सामाजिक समानता जो है यह अनुच्छेद 15 में है, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चलिए, और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद आपका 15 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 अस्पृश्यता है। रॉलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये करता कौन है? बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये करता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय में अभी वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है ये आपका 34 है, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश को लेकर के। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो अभी बताया था मुख्य न्यायाधीश को लेकर के 34 हैं, ठीक है ना, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1966 में किया गया था, ठीक है ना, 1966 में किया गया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है? जीवन का मौलिक अधिकार जो दिया गया है यह अनुच्छेद 21 में दिया गया है, ठीक है ना, अनुच्छेद 21 में दिया गया है। किसी भी व्यक्ति का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 21 यह कहता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और 21 ए जो है ना ये आपको अलग से याद रखना है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है इसको एक मौलिक अधिकार दिया गया था कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो अधिकार है। FIR को हिंदी में क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिकी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? FIR को प्राथमिकी या प्रथम सूचना रिपोर्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स यह उच्चतम न्यायालय में है तदर्थ न्यायाधीशों की, ठीक है ना। चलिए, अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 127, ठीक है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो है कितने उच्च न्यायालय हैं फ्रेंड्स? बताइए। 25 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि केंद्र और राज्य के बीच की विवाद का निपटारा किस न्यायालय में होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका सर्वोच्च न्यायालय में होगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि न्यायपालिका के लिए निम्नलिखित पर विचार करें। न्यायपालिका के लिए बताइएगा राइट आंसर इसमें से क्या होगा, करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा? तो फ्रेंड्स विवाद समाधान और न्यायिक समीक्षा, ठीक है ना, ये दोनों का मौलिक कर्तव्यों का कार्यान्वयन, मौलिक कर्तव्यों का कार्यान्वयन। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो ये आपका भारत का प्रत्येक जो नागरिक है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है यदि उसे लगता है कि उससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेनली इसका कार्य आपका ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपराधिक कानून के लिए सही है? आपराधिक कानून के लिए यहाँ पर सही दिया गया है, तो आप सभी कथन को पढ़ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों कथन जो हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका तीनों कथन सही दिया गया, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। यह बात कौन तय करता है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं? यह बात कौन तय करेगा? तो यह बात तय करेगा आपका न्यायालय, अदालत, ठीक है ना। चलिए, अदालत में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो ये फ्रेंड्स सरकारी वकील करेगा। उसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो आर्टिकल किस में है? 22 में है, ठीक है ना, 22 में है। क्लियर ना, 22 में। चलिए, 24 घंटे के भीतर जो है उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, गिरफ्तार व्यक्ति को, और बिना मजिस्ट्रेट के अधिकार के उस अवधि से अधिक व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जब कोई गवाह अदालत में अपना बचाव देता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जीरह कहा जाता है, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको जीरह कहा जाता है। चलिए, जमानत का आदेश कहाँ से प्राप्त होता है? तो जमानत का आदेश जो है ये कोर्ट करता है, अदालत। उसके बाद देखिएगा, कितने उम्र से कम बालक को थाने में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है? तो ये 15 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि एफआईआर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो मैंने बताया था ना, प्राथमिकी। देखिए, अनुच्छेद 22 के संदर्भ में आपको पूछा गया है, बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 22। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, देखिए, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करने का अधिकार है, बिल्कुल। 15 साल से कम उम्र के लड़कियों और महिलाओं से पूछताछ के लिए केवल पुलिस स्टेशन में बुलाया जा सकता है, बुलाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, थाने में नहीं बुलाया जा सकता है इनको, ठीक है ना। किसी भी गिरफ्तारी के समय उसे उस अपराध की सूचना दी जाने वाला अधिकार जिसके लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल पहला और तीसरा मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा। क्लियर ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि शहरी इलाकों में कितने प्रतिशत आदिवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये आपका 40% लगभग मान के चलिएगा। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो 106 जो है नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और आगे आपको कितने जो है वन्य जीव अभ्यारण्य हैं ये भी आपको मिल जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है ना। हाशिए पर होने का अर्थ क्या है? हाशिए पर होने का अर्थ होता है आपका महत्वहीन, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत लोग आदिवासी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो 8.4%, 1 मिनट रुक जाइए, 8.6%, ठीक है, 8.6%। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, अब अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य में आदिवासी समूह नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर? हरियाणा में नहीं है, ठीक है। आदिवासी लोग मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इनमें से ये मेन रूप से भीली भाषा ऑप्शन के हिसाब से। देखिए, किसी धर्म की साक्षरता दर सबसे कम है भारत में? तो ये आपका मुस्लिम हो जाएगा। भारत में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो ये आपको याद रखना है, 567 हैं मौजूदा समय में, ठीक है ना। और नेशनल पार्क 106 हैं। चलिए, 2005 में गठित न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी का संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2005 में गठन किया गया था, और यह संबंधित किससे है? तो फ्रेंड्स देखिए, इनका संबंध है देश में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दशा जानने के लिए। यूपीए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो है सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कालाहांडी, इसको कालाहांडी बना लीजिएगा। कालाहांडी जिला भारत के किस राज्य में है? कालाहांडी जो है ये फ्रेंड्स उड़ीसा में है। उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और राइट आंसर आप बताइए कौन सा सही है। तो इसमें से केवल पहला सही दिया गया है, ठीक है ना, इसमें से पहला सही दिया गया है, पढ़ लीजिए आप, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, सिर्फ पहला सही, केवल एक राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। चलिए, मैंने बताया था भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। कौन सा वर्ग आरक्षण की श्रेणी में आता है? तो आरक्षण की श्रेणी में इसमें से सभी आ जाएंगे, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, सब लोग आता है। अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम कब पास किया गया था? तो फ्रेंड्स, यह पास किया गया था 1989 को,
ठीक है, 1989 में इसको पास किया गया था। सफाई कर्मियों ने सिर पर मैला ढोने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका कब डाली थी? तो फ्रेंड्स ये 2005 में डाली थी, ठीक है ना, 2005 में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कबीर पेशे से क्या थे? तो कबीर पेशे से बुनकर थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्न में से किस कवि की उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं? तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध है आपका कबीर दास का, ठीक है। चलिए, आरक्षण आरक्षण नीति से किस वर्ग को लाभ होता है? तो फ्रेंड्स ये सभी लोगों को इसमें से लाभ होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जन सुविधाओं में क्या शामिल हैं? जन सुविधा में शामिल है आपका, इसमें से सभी हो जाएगा, सड़क, पानी, सार्वजनिक यातायात। किसके कारण पैदा होने वाली बीमारियों से हर रोज 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह चले जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये पानी राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, सरकार किस जन सुविधा के लिए निजी कंपनियों का सहारा ले सकती हैं? तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, परिवहन, बिजली और सड़क के निर्माण के लिए भी। कौन सा अनुच्छेद स्वच्छ जल का अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा मानता है? तो यह अनुच्छेद 21 है, ठीक है ना, अनुच्छेद 21 राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति कितना लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए? तो कम से कम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलना चाहिए। चलिए अब आ गया हमारा नेक्स्ट, हमारा जो ये चैप्टर है। चलिए, किस तरह की स्वीकृति के बाद संसद फैसले लागू होते हैं संसद में? तो फ्रेंड्स ये आपका राष्ट्रपति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? न्यूनतम वेतन जो है यह तय करती है सरकार, ठीक है ना। भारत के किस शहर में 1944 में भयंकर गैस त्रासदी हुई थी? तो ये भोपाल में हुई थी, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें से सही दिया गया है? पढ़िए, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, किसी को भी कम पारिश्रमिक या दास्ता के तहत काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। और 15 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खनन कार्य में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगाने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है, नहीं किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर इसका। 14 वर्ष, 15 वर्ष नहीं, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये गलत है, पहला सही था। तो यहाँ पर आपका केवल एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आ गया आपका एनसीईआरटी हो गया, अब एससीईआरटी का क्लास 8 आ गया, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी कवर करेंगे फ्रेंड्स इसको भी हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया आपका संसदीय विशेषाधिकार, न्यायिक समीक्षा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? यह बताइएगा, कानून द्वारा, ठीक है ना। चलिए, न्यायिक समीक्षा अमेरिका से है। भारतीय संविधान की रूपरेखा का प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स ये पेश किया गया था आपका कराची अधिवेशन में ना, 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो सभी धर्मों के लिए क्या होना चाहिए? बताइए। धर्म के मामले में तटस्थ होना चाहिए, मतलब किसी भी धर्म विशेष को नहीं मानना चाहिए। मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? तो मौलिक अधिकार बताया था कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या, तो राज्यसभा में निर्वाचित 233 है और 12 राज्यसभा में जो है आपके राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 45 है, अधिकतम 250 हो सकती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसी दल को सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो अभी मैंने बताया था इसको 272, ठीक है ना। चलिए, कानून कौन बनाता है? तो कानून संसद बनाता है। कौन बनाता है? कानून संसद बनाएगा। बिहार राज्य में बिहार प्रेस बिल कब पारित किया गया था? तो इसको 1982 में किया गया था, ठीक है ना, 1982 में। और उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे बिहार के। चलिए, न्यायपालिका की संरचना किस तरह से है? तो न्यायपालिका की संरचना जो है एक आपके पिरामिड की तरह है, ठीक है ना। और पिरामिड की तरह है जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर आपका उच्च न्यायालय और फिर नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय आता है। चलिए, भारत सरकार के द्वारा विधिक सेवा अधिकार प्राधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, तो फ्रेंड्स ये आपका पारित किया गया था कब? तो 1987 में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एफआईआर का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने कितने घंटों के अंदर पेश किया जाएगा?
तो मैंने बताया था 24 घंटे के अंदर इसको। चलिए, सहकारिता का अर्थ क्या है? सहकारिता का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, बताइए। सहकारिता का अर्थ होता है मिलकर एक साथ कार्य करना। चलिए, पैक्स क्या है? तो पैक्स जो होता है ना, ये उचित दर पर किसानों को बीज, खाद, ये सब ऋण वगैरह भी ये उपलब्ध करवाता है। तो बीज, खाद और ऋण भी मुहैया कराना, एक और दो दोनों राइट आंसर होगा। चलिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब आरंभ हुआ था? बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये 1997 में हुआ था, ठीक है, 1997 में हुआ था। चलिए, अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई थी? अन्नपूर्णा प्रणाली को 2000 में लागू किया गया था, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, इशू प्राइस क्या है, निर्गत कीमत क्या है? निर्गत कीमत क्या है, बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए, निर्गत कीमत जो है ये समाज के गरीब तबकों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण करना, ठीक है, ये आपका निर्गत कीमत कीमत है। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है, बताइएगा। सभी ऑप्शन आपको दिख रहा है, बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक जो है ये आपका सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। बफर स्टॉक को केंद्रीय फूल भी कहा जाता है, केंद्रीय पूल कहा जाता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 टू क्लास 8 मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस कवर करा दिया। इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए।